हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं श्री मनोज सिंह डब्लू जी। आप पूर्व विधायक हैं और विधायक होने के साथ साथ आप सामाजिक मुद्दों पे बहुत मुखर रहते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि आप जिले के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाई। और चूँकि आप अगर वीडियोज़ के माध्यम से जाएंगे, आपको सर्च करेंगे तो हर वीडियोज़ पे लगभग 50,000 60,000 कभी कभी तो लाख 2 लाख भी व्यूज़ आते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपने इनिशिएटिव लिया कि हम सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएंगे और जिसके चलते आप सीधे सीधे युवाओं से जुड़ते हैं। तो आज के हमारे इस इंटरव्यू में हम आपके कुछ ऐसे इवेंट हैं या कुछ ऐसे मुहिम है जो आपने शुरू किया और जिसको जन समर्थन मिला, उसी के ऊपर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से और किन प्रयासों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों से 2 लाइन आप कुछ कहें, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुरू करिए। तो सबसे पहले मैं आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहूँगा। आपने घटना का जिक्र किया था कि अब जब पहली बार जिले में उपस्थित हुए थे और एक मंच पर आप पहुँचे तो वो क्या कुछ प्रकरण था? नहीं, जब मैं पहली बार आया था तो उस समय ये 2010 का मामला था। वो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती थी जी। और मैं उसमें गया था पंडित कमलापति पार्क में। वहाँ पे कांग्रेस के नेता कुछ 25-50 लोग रहे होंगे, तो मैं गया, माल्यार्पण किया और जाके मैं उस मंच पर बैठ गया। मैं समाजवादी योजन सभा का मैं उस समय राष्ट्रीय सचिव था और लोगों के बात मालूम थी और संचालक महोदय बोलने लगे कि मनोज जी समाजवादी योजन सभा के राष्ट्रीय सचिव आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं घबरा गया कि मैं कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने उस मंच से उतर गया, बाहर आया तो मीडिया के साथी कुछ पूछने लगे कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हमने कहा नहीं, मैंने एक कोट किया था उस समय कि कांग्रेस पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के विरासत को नहीं संभाल सकी, इसलिए मनोज को चंदौली आना पड़ा जी। और वो बड़ा पॉपुलर रहा। और एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के आप सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन किन्हीं कारणों शायद पार्टी आपके ऊपर विश्वास नहीं जता पाए और फिर आपने फैसला लिया कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जाते हुए आप चुनाव लड़ेंगे। तो चूंकि पहला अनुभव था आपका, लेकिन किन बातों को लेके आपके अंदर वो विश्वास जगा कि नहीं आपको जनता के बीच में जाना चाहिए? देखिए, विश्वास जगने का मतलब यह है कि हमारे एक आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे गुरु कह लीजिए, हमारे अग्रज कह लीजिए, जनाब जमील खां जिद्दी साहब थे। उन्होंने हमको विधायक बनाने में उनका बड़ा अहम रोल रहा है और वो बड़े मेहनत करके हमको एक्चुअल लड़ाने में सबसे बड़ा श्रेय उनका रहा है जी। और आज इस दुनिया में नहीं है। दैनिक जागरण के एक चीफ ब्यूरो हुआ करते थे रत्नाकर दीक्षित जी, उनको मुझे चुनाव जिताने में उनका बड़ा योगदान रहा है। वो मुझे सही दिशा देते रहे, सही गाइडेंस मिली जी। और मैं उसमें कामयाबी मिली मुझे जी। चुनाव को लेके जनप्रतिनिधियों में बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं कि चुनाव जीतने के पीछे क्या फैक्टर होता है। मैं अब की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब आपका पहला अनुभव रहा तो क्या पता चला कि कौन सी ऐसी मुख्य बातें होती हैं जो लेके अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का निश्चित रूप से आपको जन समर्थन मिलता ही है? देखिए, बिना टीम वर्क के कोई भी विधायक या सांसद नहीं बन सकता, पहली बात है जी। चाहे वो पार्टी से टीम वर्क में आप आएँ या आपका कोई वैसा टीम के लीडर हैं वो आपको लड़ाएं, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। अन्यथा अकेले आप सोचेंगे कि मैं चुनाव जीत जाऊं, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है जी। चूँकि आज के अगर दौर में देखा जाए तो राजनीति तो हो रही है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोकल नेता चंदौली में मिलते हैं जो सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाते हैं, अपना पावर बनाते हैं। तो किस तरह से ये आपकी जर्नी शुरू हुई और किस तरह से आपने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया? देखिए, सोशल मीडिया की इसलिए कि आज के दौर में, क्षमा चाहूँगा, पत्रकारिता जो हो गई है एक बिजनेस हो गई है जी, और राजनीति भी एक बिजनेस हो गई है। नेता भी आते हैं और धन बल बाहुबल का प्रयोग करते हैं और वो विधायक और सांसद बन जाते हैं
और बनने के बाद अपनी दुकान चलाते हैं जी, न कि वो जनता की सेवा करते हैं। उसमें कुछ अपना दिखा भी देते हैं, अपनी काम भी कर लेते हैं, अपनी बात भी कर लेते हैं। तो यही हालत है, पत्रकारिता भी वही हो गई है। अब जानते हैं, अब जनता के सरोकार से कुछ लेना देना तो है ही नहीं। अब तो कैसे मुझे ऐड मिलेगा, कैसे सरकारी ऐड एजेंसियां मेरे पीछे न पड़ें, इसको देखते हुए उनको काम करना है। अब वो सरकार की एक्चुअल कह दें कि बुराई ना करके, सरकार की उस बातों को ना उठा के, सरकार की आलोचना ना करके सरकार के पक्ष में दिखाने में मशगूल रह रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों का चैनल बंद हो जाएगा। जी। मनोज सिंह डब्लू जी एक जन आंदोलन करता है या एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि? आखिर जनता क्या माने आपको? देखिए, न मैं नेता हूं और न मैं राजनेता हूं जी। राजनेता हो नहीं पाया और नेता मैं बनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि नेता वही, मैं जो पहले आपको कहा कि धन बल और बाहुबल का प्रयोग, जब आदमी 10 लगा के 100 कमाने की बात सोचेगा तो व्यापार हो गई, फिर वो नेता की बात ही कहाँ हो गई। और राजनेता बनना इतना आसान नहीं है, तो उसी के बीच में मनोज घूम रहा है। जी, चूँकि मैं आपको सोशल मीडिया का उभरता हुआ नेता बोलूँगा, क्योंकि आप जिले के पहले ऐसे नेता हैं जिनकी वीडियो में बराबर देखते रहता हूँ कि किस पॉलिटिशियन की रीच कहाँ तक है। कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जिनका अगर हम फॉलोअर देखें तो बहुत बड़ी संख्या है, पर उनके वीडियोज या उनके पोस्ट पे व्यूज़ या एंगेजमेंट बहुत कम आता है। और आपका जब मैं देखता हूँ तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह का एंगेजमेंट आता है। तो सोशल मीडिया में अपनी ताकत बनाने वाले आपको किस वर्ग का सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक तो नौजवानों का तो खैर बहुत मिलता है, दूसरे जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, जो यह सोचते हैं कि अगर मनोज जी के प्लेटफॉर्म पर बात चली जाएगी तो मेरा एक जो मुद्दा है वो दबेगा नहीं, इसको सरकार को सुननी पड़ेगी। तो ऐसे लोग ज़्यादा देखते हैं और ऐसे ही लोग चाहते हैं कि मनोज के प्लेटफॉर्म पर जाने का काम हो। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है मेरी। जी, चंदौली को एक से बढ़कर एक नेता मिले, बहुत सारे नाम हैं, बहुत बड़े बड़े विरासत हैं, इसके बावजूद भी चंदौली में विकास का अभाव है, या एक तरह से कहें तो यहाँ पे जो आने वाले नगर हैं उनकी उपेक्षा हुई है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या मानते हैं? देखिए, नगर की बात है तो आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं विधायक हुआ करता था तो यहाँ पे फायर स्टेशन एक नगर में ही चलता था, नगर पालिका के बिल्डिंग में चलती थी। और उस समय के एक विधायक हुआ करते थे, वो विधायक जी ये जो फायर की जमीन है उसको ही कब्जा करके रख लिए थे। मैं उनसे बात किया कोर्ट में करके, फिर उनसे रजिस्ट्री करवाया, और ये फायर जो बना है मुगल सराय में, मैं यहाँ का विधायक नहीं हुआ करता था, लेकिन मेरे ही कार्यकाल में वो बनने का काम हुआ। एक फायर स्टेशन आया था चंदौली में, उसको मैं ले जाके अपने गांव में बनवा दिया, रैथा में। इसलिए बनवा दिया कि वहाँ पे जब आग लगती है तो मुगल सराय से गाड़ी पहुँचने में बहुत लेट होता था और लोग बड़े परेशान हो जाते थे। और मैं सोचा कि चंदौली मुख्यालय है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय होने के नाते कभी भी धन आ जाएगा, और जमीन ऑलरेडी है। वो जगदीश सराय का जो पोखरा है उसके उत्तर साइड वाला भाग, वो ऑलरेडी फायर को अलॉटमेंट मेरे समय में मैं ही करा के उसको रखा हूँ। लेकिन अलॉट जैसे हुआ वैसे ही बेचारे वो पड़ी है और इंतजार कर रही है कि कोई आए और यहाँ पर फायर स्टेशन बनवाए। और दुर्भाग्य है कि गाँव में तो फायर स्टेशन बन गया, लेकिन वो चंदौली का, वो जगदीश सराय का पोखरा अभी भी इंतजार कर रहा है कि फायर स्टेशन की गाड़ी आए, वहाँ बिल्डिंग बने। जी, अगर चंदौली में विकास की बात हो तो अभी भी लोग पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का नाम लेते हैं। बिल्कुल सही है। और वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार से जुड़े हुए सांसद माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी, जिनको भारी उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी मिला हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो परिस्थितियां, जिस तरह की बातें मुगल सराय या चंदौली में चलती हैं, उनको विकास पुरुष का दर्जा दिया जाता है, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि वो विकास पुरुष का उपमा? देखिए, हमारे वो सांसद जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, उनका बहुत सम्मान है, लेकिन मैं उनको एक चंदौली में देखा हूँ आज करीब 9 सालों से, जी बराबर देख रहा हूँ। अगर उनको आप सुबह 10 बजे का कार्यक्रम लेंगे तो शायद रात को 10 बजे वो कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। आप ये देखे होंगे, मैं नया नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब
दिल्ली उल्ली में भी या लखनऊ में जब कहीं भी मीटिंग होती होगी तो उनका कार्यक्रम जब रहता होगा 10 बजे का 12 बजे का, तो 12 घंटा लेट पहुंचते होंगे, तब तक कार्यक्रम खत्म हो जाता होगा। इसलिए वहां से विकास चंदौली नहीं पहुंच पाया, मेरा मानना ऐसा है। तो क्या आपको लगता है कि इनके पास भी वही शक्तियां थी पर शायद इच्छा शक्ति न रही हो? शक्तियां तो बहुत हैं, ये भारी उद्योग मंत्री जी हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक छोटा सा विधायक हुआ करता था और मुझे बड़ा खुशी होती है कहने में भी कि मैंने 1.5 लाख युवाओं को आवाजापुर में दौड़ने का मौका दिया शब्द यूज कर रहा हूं मैं, और 700 लड़कों को देश सेवा में भेजने वाले का काम किया। जब चुनाव आया तो मैं कहा कि आने दीजिए, मैं जब जाऊंगा असेंबली में तो मैंने सेना भर्ती करवाऊंगा नौजवानों, आप चिंता मत करिए। तो विधायक जी के पक्ष से आके ढाल की तरह खड़ा हुए महेंद्रनाथ पांडे जी, और आके उन्होंने रामलीला मैदान से कहा कि मेरी सरकार है, मैं मंत्री हूं, मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव के बाद भी मैं मंत्री रहूंगा, मैं सांसद रहूंगा, मैं दिल्ली में बैठूंगा और दिल्ली से ही सेना भर्ती है मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा। मैं आज के आपके माध्यम से आज यहां से मैं पूछना चाहता हूं माननीय सांसद जी से कि सांसद जी, आप रामलीला मैदान में लोगों से झूठ बोले थे या वो भी एक चुनावी जुमला था, या सच में आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, या अगर वीडियो आपके पहुंचे तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जी, चंदौली की जनता आपके तेवर को युवा मानती है, जिस तरह से आप मुद्दों पे खड़े होते हैं, बिल्कुल आपकी छवि एक युवा के तरह बनती है। तो यहाँ पे अगर आप किसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या विजन है? क्योंकि हर कोई जनता के बीच में जाता है और उम्मीद करता है कि साथ मुझे जन समर्थन मिले, लेकिन जनता आपको समर्थन नहीं देती। आपके विचार क्या है या आपका विजन क्या है, उसको समर्थन मिलता है। तो आपका क्या विजन है चंदौली को लेके? देखिए, मैं बताता हूँ, किसी भी जो राजनीति में आया है, जो राजनेता जिसको बनने की इच्छा है, उसको एक विजन होना चाहिए साफ साफ। देखिए, आदमी भाषण दे देता है और सब लोग बात करते हैं कि जैसे बस स्टैंड में माँ के साथ ही बच्चा जा रहा है, कुछ बोला तो माँ ही कहती है, ए ज़्यादा राजनीति मत कर, ज़्यादा नेतागिरी मत छाड़, चल चुप मार के बैठ। मैं कहता हूं कि राजनेता ही हर फील्ड में काम आता है। जैसे शिक्षा की बात आ जाए, चाहे चिकित्सा की बात आ जाए, चाहे रोजगार की बात आ जाए, चाहे हमारी रोजी रोटी से जुड़ी एक भी बात हो, नेता ही चाहेगा कि हमारे यहाँ पे कॉलेज कैसा रहेगा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन देखेगा? वो नेता ही देखेगा, वही तय करेगा कि दवा मिल रही है नहीं मिल रही है, या पर्चा लिख के मेडिकल स्टोर से आ रहा है, वो तय करने वाला नेता है। और नेता आज के समय में बाहुबली का प्रयोग करते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं, और खोल के अगर कहें तो मुर्गा और दारू का जो प्रयोग होता है, तो लोग कहते हैं कि मनोज तो बड़ा बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा खर्चा में चूक गए। अगर मनोज खर्चा कर देगा तो मनोज भी उसी लिस्ट में आ जाएगा। मनोज उस लिस्ट में नहीं आना चाहता है। मुर्गा और दारू खिला के अगर विधायक बन जाऊंगा तो मनोज को मेडिकल कॉलेज से मतलब नहीं रहेगा, मनोज को पंप कैनाल से मतलब नहीं रहेगा, मनोज को फायर स्टेशन से मतलब नहीं रहेगा, मनोज को पावर स्टेशन से मतलब नहीं रहेगा, मनोज को बालिका डिग्री कॉलेज से मतलब नहीं रहेगा। ये जो बड़े बड़े मनोज ने 5 साल नया बिल्कुल नया नौसिखुआ जिसको बोलते हैं, इसने की बात भी किया, वो मतलब खत्म हो जाएगा। मनोज को फिर सेना भर्ती से मतलब नहीं रह जाएगा जैसे आज है। मैं ताल ठोक के कहता हूं कि पूर्वांचल का एकलौता पीसू विधायक जो कि धोती पहन के सोफा पर बैठ के और नौजवानों को दौड़ा के सेना में भर्ती करवाने का काम किया, किसी विधायक के नाम ये अभी दर्ज नहीं है। पूरे पूर्वांचल की मैं बात करता हूं। अगर चंदौली की विकास यात्रा को देखें तो इस विकास यात्रा को कहां पे आप देखना चाहते हैं या किस तरह का परिवर्तन आप देखना चाहते हैं चंदौली में? देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे विधायक हैं जो कि खुले मंच पर कहते हैं कि विधायक का एक काम ही नहीं है। विधायक को यही नहीं मालूम है कि विधायक का क्या काम है, तो विधायक करेगा क्या। दुर्भाग्य है, विधायक के पास इतनी ताकत होती है कि विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है और बनाता है। अगर विधायक वोट न दे, जैसे जनता विधायक चुनती है तो विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, जनता सांसद चुनती है तो सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। तो प्रधानमंत्री जो चुनने का जिसको अधिकार है उसके पास बहुत ताकत होती है, बस इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है कि सच में चंदौली चंदौली हो जाएगी।
इसमें कोई दो राय नहीं। जी, हाल ही में आपने कटाव को लेके अपनी एक मुहिम को शुरू किया और जिसमें गंगा आरती भी शुरू हुई, तो काफ़ी अलग इनिशिएटिव था। तो कटाव के ऊपर या नगर की उपेक्षा के ऊपर आपकी क्या राय है? आप क्या देखिए, मैं बता रहा हूँ, कटाव पे आप देखे होंगे हमारे ही पार्टी के, हमारे ही नेता दूरी बना लिए थे, लेकिन जब टीम आती है कटाव के इंस्पेक्शन करने के लिए तो हमारे ही नेता चल के जाके दिखाने का काम करते हैं कि ये ऐसा कटा है, ये ऐसा कटा है, ये ऐसा कटा है। वो जाके पहले इंस्पेक्शन नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ से गया है। जब पहले वहाँ गए ही नहीं हो, देखे ही नहीं हो, तो गंगा कटान पे जब आप बनाने लगोगे उस पे, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे कोई भी हो, उसमें अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं जी, ये मेरा मानना है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे और हमारे साथ हम ये मंच साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश है कि ईश्वर आपकी ऊर्जा को, स्वास्थ्य को ऐसे ही बनाए रखे ताकि आप जनता के मुद्दे पे खड़े रहें। आप सभी दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हेलो मित्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।